Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. हाँ तो सेकेंड ईयर आप लोगों के में अब क्या चीज़ चल रहे हैं, आप लोगों के में अब डिसीज आप लोगों को सिखाया जा रहा है, राइट? अब आज की जो डिसीज है या ये कहा जाए टुडेज टॉपिक इज डिफ्थीरिया। ठीक है, डिफ्थीरिया ये एक डिसीज का नेम है। डिफ्थीरिया शायद आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा। डिफ्थीरिया इस चीज के टीके लगते हैं बच्चों में जब बच्चे 1 से 3 महीने के होते हैं, इसलिए आप लोगों ने जनरली ये टर्म सुना होगा डिफ्थीरिया। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाएगा, आप लोग खुद ही देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए व्हाट इज द पैथोजन ऑफ डिफ्थीरिया। द पैथोजन ऑफ डिफ्थीरिया इज ये डिसीज जो है वो आपकी किससे फैलती है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया नाम से पता चल रहा है ये क्या है, आपके बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है? आपके बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। तो डिफ्थीरिया डिसीज आपकी कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया के थ्रू फैलती है। जनरली इसमें होता क्या है क्लास? इसकी पैथोजेनिसिटी देख लेते हैं। पैथोजेनिसिटी मतलब कि ये आपकी डिसीज जो है वो किस तरह से एक पर्सन से अदर पर्सन में फैलती है। ठीक है, तो डिफ्थीरिया डिसीज में सबसे पहले इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, इसके बैक्टीरियाज वो एक होस्ट की बॉडी में एंट्री करते हैं। ठीक है, एंट्री करने के लिए चाहे तो वो हमारी नोज के थ्रू करेंगे, हमारे माउथ के थ्रू, ठीक है, किसी भी उसके थ्रू कर जा सकता है एंट्री। एंट्री करने के बाद सबसे पहले वो इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट मीन कि किसे संक्रमित करेंगे? इन्फेक्ट करते हैं सबसे पहले हमारी आईज, नोज, ईयर्स, लैरिंग्स एसेट्रा। ठीक है, तो ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, वो आपके इन पार्ट्स को क्या करती है? वो इन्हें इन्फेक्ट करती है। अब जनरली ये देखिए, ये बैक्टीरिया आपके होस्ट की बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, एंट्री करने के बाद जनरली होगा क्या? सबसे पहले इसके एंट्री करते ही सबसे पहले इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स मीन कितने सेल्स? आईज, नोज, ईयर्स, लैरिंग्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ईयर ये पता है आपको लैरिंग्स क्या होता है? उसके बाद मैं आपको बताऊँ। सभी लोग जानते हैं ना लैरिंग्स क्या होता है भाई? लैरिंग्स जो है अगर हम बोल पाते हैं, ठीक, या फिर आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो किसकी वजह से सुन रहे हो? जिसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसे हम बोलते हैं स्वर ग्रंथि। ठीक है, वैसे तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि लैरिंग्स होता क्या है। लैरिंग्स आपके यहाँ ये ट्रैकिया के पास में एक ग्लैंड रहती है, क्या बोलते हैं उसे हम? लैरिंग्स, जिसकी वजह से जैसे जो लोग बोल नहीं सकते हैं तो उनमें क्या रहता है, ये लैरिंग्स होती है वो थोड़ी सी दबी हुई होती है, उसमें से आपके जो आवाज़ होती है उनकी वो बाहर नहीं आ पाती है। हम लोग बोलते हैं किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ लैरिंग्स की वजह से ही। ठीक है, तो लैरिंग्स क्लियर है यहाँ पर। तो इसके जो बैक्टीरियाज हैं सेकेंड ईयर, वो आपके इन पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट मीन वो इनमें स्वेलिंग कर देंगे, इनकी सेल्स को डैमेज करेंगे, इनके टिश्यूज को डैमेज करेंगे। तो होता क्या है जनरली, सबसे पहले अगर इसके बैक्टीरियाज जो है वो किसी होस्ट की बॉडी में एंट्री करते हैं तो वो इन पार्ट्स में से किसी में भी आप मान लीजिए, सपोज कीजिए हम लैरिंग्स की ही बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो हालांकि कहाँ पर? नोज, आईज,
इन्हीं के यहाँ हमारे फेस की तरफ ज्यादा होता है जनरली, या फिर ज्यादातर होता है आपके लैरिंक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके होस्ट की बॉडी में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद इसकी सेल्स एंड आफ्टर दैट सेल्स टिश्यूज, दे डैमेज दी टिश्यू ऑफ दीज पार्ट्स। वो इन पार्ट्स के टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डैमेज करना स्टार्ट कर दिया इसने, तो डैमेज करते करते क्या करती हैं, ये सेल्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं, और टूटने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने टिश्यूज हटाकर डायरेक्ट सेल्स कर दिया। ठीक है, तो जो सेल्स होती हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं और एक मेम्ब्रेन बनाती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये एक मेम्ब्रेन बनाती हैं। इस मेम्ब्रेन को हम जनरली नाम देते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं इसे हम, स्यूडो मेम्ब्रेन। स्यूडो मेम्ब्रेन क्यों नाम देते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर मैं स्यूडो मेम्ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ पर आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, स्यूडो एंड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है सभी को पता होता है, इट्स अ झिल्ली। ठीक है, स्यूडो मीन होता है फॉल्स। इट मीन्स ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो आपकी सेल्स ने टूट टूट के आपके पार्ट्स के, आप किसी भी पार्ट्स को लीजिए, मैंने यहाँ पे लैरिंक्स की बात की है जनरली, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, ये हमारी ट्रैकिया के आसपास, ठीक है, ट्रैकिया के आसपास ये जमा होना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और एक झिल्ली बना लेती है उस ट्रैकिया के आसपास। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहाँ पे झिल्ली बना के, मतलब एक मेम्ब्रेन के रूप में वहां पर आ चुकी है आपके ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया के पास आने के बाद उस हम मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन। स्यूडो मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फॉल्स मेम्ब्रेन होती है। फॉल्स मेम्ब्रेन मतलब कुछ टाइम के लिए होगी, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप टूटना शुरू कर देती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे नाम यहाँ पर क्या देते हैं, मेम्ब्रेन को स्यूडो मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ये मेम्ब्रेन जब आपके लैरिंक्स एंड आईज, नोज यहाँ पर जमा होना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, स्वेलिंग आने लगती है, और जब ये सेल्स आगे की ओर बढ़ते हैं, डैमेज होते हैं, जब जैसे जैसे जीवाणु आगे की ओर जाएंगे तो हमारे और बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करेंगे, और ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है सेकेंड ईयर, कि जो आपकी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या होता है सबको पता है। ठीक है, आप लोगों ने जनरली सबको पता होगा, रेस्पिरेशन सब लोग जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ाया जाता है सभी को रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ट्रैकिया के आसपास ये मेम्ब्रेन बनाती है। जैसे जैसे ये ट्रैकिया के पास मेम्ब्रेन बनाएगी, थोड़ी मोटी बना लेती है मेम्ब्रेन, थोड़ी सी थिक हो जाती है धीरे धीरे। तो जब थिक मेम्ब्रेन जब ये बना लेती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो होस्ट है आपका, ये जो आपका ये होस्ट होता है सेकेंड ईयर, इसको सांस लेने में तकलीफ आती है। सांस लेने में तकलीफ आएगी, कुछ भी खाएगा वो नहीं निगल सकता है, उसको एंगल्फ करने में परेशानी आएगी, या फिर कुछ खाता है तो उसमें परेशानी आएगी। इट मीन्स उसका यहाँ पर क्या होने लगता है, दम घुटने लगता है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। समझ में आ रहा है कि भाई ये डिसीज अगर होती है तो उसके किस तरह पैथोजेनिसिटी होती है, किस तरीके से रोग फैलता है उसकी बॉडी में। क्लियर है ना सभी सेकेंड ईयर को भाई? ठीक है, तो जैसे जैसे ये ट्रैकिया के चारों स्यूडो मेम्ब्रेन बना लेती है, तो स्यूडो मेम्ब्रेन बनाने के बाद उस होस्ट का क्या होने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। अगर इस डिसीज का, डिप्थीरिया का आप टाइम पर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो इस केस में पता है क्या होता है, या तो उस होस्ट की, भाई जिसके भी अंदर उसने एंट्री किया है, या तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और अगर डेथ नहीं होगी तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, ठीक है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए मेडिसिन कुछ यूज होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो टीका होता है डीपीटी। आप लोगों ने सुना भी होगा, डीपीटी वैक्सीन लगती है, जानते हैं ना डीपीटी वैक्सीन के बारे में तो सभी? डीपीटी वैक्सीन क्या होती है भाई? डीपीटी वैक्सीन अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो कहाँ लिखूं भाई, यहाँ लिख देती हूँ, चलो। डीपीटी की फुल फॉर्म कभी कभी 1 मार्क में आ जाती है, जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर, 1 मार्क में कभी कभी इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी।
The full form of DPT is डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। ठीक है, ये इस डीपीटी की फुल फॉर्म होती है। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा जब 1 से 3 मंथ का बेबी होता है उसे डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जनरली ये बीमारी पहले ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि अब इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया। किसके थ्रू कंट्रोल किया गया है? आपके डीपीटी के थ्रू। ठीक है, डीपीटी के थ्रू कंट्रोल किया गया है। साथ में इसके अगेंस्ट में एंटीटॉक्सिन भी बना लिए गए। ठीक है, एंटीटॉक्सिन सभी को पता है भाई एंटीटॉक्सिन क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस टॉक्सिन की, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, व्हाट इज द मीन ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है? ये बैक्टीरिया है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, तो ये अपने जो प्रोटीन सीक्रेट करेगा, जो भी प्रोटीन है आपकी बॉडी में जो सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से डिप्थीरिया डिसीज होगी होस्ट में, तो इस कंडीशन में जो सीक्रेट किए जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, या मैं ये कहूँ वो जो एंटीजेंस होते हैं, अगर मैं अपनी इम्यूनोलॉजी वाली भाषा यूज करूँ तो उसके जो ये टॉक्सिन होते हैं उसे हम क्या नाम देते थे? एक्सोटॉक्सिन। यही तो नाम देते हैं हम उसे, एक्सोटॉक्सिन, है ना। ठीक, तो फिर एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट में एक एंटीटॉक्सिन बना लिया गया है। नाम से ही पता चल रहा है, टॉक्सिन के ऑपोजिट में बनने वाला कोई ऐसा प्रोटीन, जैसे टॉक्सिन तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट मतलब जो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो क्या बना लिया गया है? एंटीटॉक्सिन बना लिया गया है। ठीक है, इस एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट। अब मैं बात करती हूँ एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट जो बनने वाला एंटीटॉक्सिन है वो है क्या। तो पहले तो यहाँ तक बात सभी को क्लियर है डिप्थीरिया के बारे में? भाई किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, सेकेंड ईयर क्लियर है? चलें, वैसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ अपनी बात को, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज है इसलिए बताया जा रहा है, जिसमें जनरली मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, तो इट मीन्स वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कल भी बता दिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिर डिसीजेज की। डिसीजेज में आपका जो पहला आज का टॉपिक है वो है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया किससे फैलता है? डिप्थीरिया फैलता है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू। ठीक है, ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नीचे मैं हमेशा क्या करती हूँ? अंडरलाइन करती हूँ। आप लोगों को पता है ना क्यों की जाती है? ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाता है, नॉमेनक्लेचर, है ना। तो उसमें बताया जाता है ना जीनस और स्पीशीज को, या तो आप इटैलिक में लिखें, और अगर नहीं लिखते हैं इटैलिक में तो आप उनके नीचे अंडरलाइन कीजिए। इसीलिए सेकेंड ईयर आप कभी प्रैक्टिकल की फाइल्स बनाते हैं तो वहाँ पर भी ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जनरली ये गलती बहुत जल्दी पकड़ता है बच्चों की, और बच्चे इसी में थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं। तो जनरली ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट फाइल में तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए इस तरह से लाइन जरूर खींचती हूँ, आप लोग कभी नोटिस करना इस चीज को। खैर, तो इसका जो पैथोजन है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के थ्रू डिप्थीरिया रोग मतलब डिप्थीरिया डिसीज फैलती है, कॉज होती है। अब आ जाइए आपके पैथोजेनिसिटी पर, मतलब ये रोग आपकी बॉडी में किस तरह से फैलता है। तो इसकी बात करने के लिए सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, कौन सा? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये किसी होस्ट की बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, एंट्री करने के बाद ये क्या इन्फेक्ट करेगा? इन्फेक्ट करेगा ना। तो इन्फेक्शन जब ये करता है तो किसके थ्रू करेगा? अपने एक्सोटॉक्सिन के थ्रू। ये हमारी बॉडी में जैसे ही एंट्री करता है वैसे ही क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है? एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन के सीक्रेट करते ही क्या चीज इन्फेक्ट होने लगती है? हमारी आईज, नोज, ईयर्स, लैरिंग्स एक्सेट्रा। मतलब इट मींस हमारा जो अपर पार्ट है मोस्टली ये इन्फेक्ट होता है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे अगर आपने इस चीज डिसीज का बहुत जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो इस केस में ये थोड़ा सा और भी आपके बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसने इन्फेक्ट कीजिए, इतने सारे बॉडी पार्ट्स आपके इन्फेक्ट किए इसने। अब इसने इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है? ये
इन बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद आपकी जो सेल्स होती हैं इनकी आईज, नोज, ईयर्स, अदरवाइज आपके लैरिंग्स की, ठीक है, उनकी सेल्स को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये टूटती हैं अगर उनकी सेल्स, तो किसके थ्रू टूटती हैं? वो इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से टूट जाती हैं। एक्सोटॉक्सिन की वजह से जैसे ही ये सेल टूटती हैं तो क्या करती है, ये हमारे ट्रैकिया के पास में, ठीक है, फिर रिपीट करती है, हमारे ट्रैकिया के पास में जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जमा होते होते क्या, किस चीज़ का निर्माण करती है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं? एक मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन जिसे हम जनरली क्या नाम देते हैं? स्यूडो मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन का वो कर लिया इसने फॉर्मेशन। अगर हमने इसका डिसीज का बहुत सही टाइम पर हमने इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराया तो या तो होस्ट की डेथ हो जाएगी, अदरवाइज अगर हम चाहते हैं कि वो सरवाइव करे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीपीटी का वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हमने इसके लिए ना डीपीटी का वैक्सीन लगवाया ना कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो जो स्यूडो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये कभी कभी आफ्टर 3 to 4 वीक्स इसके बाद अपने आप टूटना स्टार्ट कर देती है धीरे 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 धीरे, ठीक है। लेकिन यहाँ परेशानी क्या रहती है कि भाई होस्ट जो है वो इतनी टाइम तक सरवाइव तो करे। भाई बहुत छोटा बच्चा है, सपोज कीजिए अगर उसको ये डिफ्थीरिया अगर डिसीज होती होगी तो क्या वो वाकई में इतना सरवाइव कर पाएगा 1 महीना? क्योंकि भाई जब एक बात बताइए, जब ट्रैकिया के चारों ओर आपकी मेम्ब्रेन बन चुकी है, वो सांस नहीं अच्छे से ले पा रहा, उसको बहुत घुटन महसूस हो रही है, तो सोचिए वो 1 महीना कैसे निकालेगा अपना? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो 3 से 4 सप्ताह के बाद स्यूडो मेम्ब्रेन अपने आप टूटना स्टार्ट कर देती है और जो पेशेंट होता है वो अपने आप ठीक होने लगता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर हमने इसके लिए एंटीटॉक्सिन भी ढूंढ लिए है। एक तो है हमारी डीपीटी वैक्सीन। अरे डीपीटी वैक्सीन बनती कैसे है? एंटीटॉक्सिन जो है हमारी डीपीटी की जनरली बनती कैसे? तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं हम। ये तो सबको क्लियर होगा, है ना। डीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा बस फर्स्ट ईयर, कभी कभी 1 मार्क में आ जाती है डिप्थीरिया, डीपीटी की फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है। चलें, हाँ भाई, डिप्थीरिया के नाम एंटीटॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर, तो ये एंटीटॉक्सिन मिलती है हमें हॉर्स से। हॉर्स से, अब ये हॉर्स से किस तरह मिलती है, ये तो मैंने आपको इम्यूनोलॉजी जब पढ़ाया था, तो जब टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ाया था जिसके मैंने 2 टाइप्स किए थे, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक, राइट। और इसे भी हमने क्या किया था, स्पेसिफिक को हम एक नाम से और जानते थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। उसके बाद हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी 2 पार्ट्स किए थे, एक्टिव एंड पैसिव। ये जनरली आपको इसलिए बताया जा रहा है, थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा और समझ में आएगा कि एंटीटॉक्सिन बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद पैसिव और एक्टिव, और पैसिव को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करते थे? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से होते थे? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, राइट। यहाँ ये इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे जस्ट इससे मतलब है, ठीक है। नेचुरल की भी हम बात नहीं करेंगे। मैंने आपको हॉर्स वाला एग्जाम्पल दिया था, आर्टिफिशियल में बताया था स्नेक विनम के बारे में, एंटी स्नेक विनम बताया था ना। तो एग्जाम्पल कहाँ पर था आपके? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, यही था ना। तो ये आर्टिफिशियल में मैंने एग्जाम्पल किसका दिया था? एंटी स्नेक विनम का दिया था।
तो जो प्रोसेस यहाँ पर बताई थी आप लोगों को, सेम प्रोसेस डिप्थीरिया के उसमें होती है। ठीक है, अब वो होती कैसे जनरली, आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको, स्टार्टिंग में इम्यूनोलॉजी जो बताया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैक्सीन बनाने के लिए भी आप लोगों को कई बार बताया गया है कि वैक्सीन के लिए भी अगर हम किस तरह से बनाते हैं, या तो हम जिसकी बनाना चाहते हैं उसके, चाहे तो वायरस हो तो बस बैक्टीरियाज हो, उसकी लिविंग स्टेट में उसे हम लेंगे, अदरवाइज उसे हम डेड स्टेट में लेते हैं, या तो मरे हुए लेंगे, अदरवाइज उनको लिविंग स्टेट में भी लेकर उसके बाद में उसमें से डीएनए आरएनए निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें से हमने क्या किया, इनके डीएनए आरएनए जो है वो निकाल देते हैं। इट मीन्स हमने इसमें से जीनोम निकाल दिए, जिसकी वजह से जीनोम निकालने के बाद क्या रह जाता है कि ये कभी भी डिसीज कॉज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जीनोम नहीं निकालते हैं किसी भी लिविंग स्टेट में से, तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसे वैक्सीनेशन के थ्रू देंगे तो ये इसके जो डीएनए जीनोम है, डीएनए आरएनए, वो होस्ट की बॉडी में जाते ही क्या करेंगे, रेप्लिकेशन की प्रोसेस करने लगेंगे। और रेप्लिकेशन मीन क्या होगा, वो डिसीज का एक रूप ले लेगा, एक फॉर्म ऑफ डिसीज हो जाएगा ना। तो इस डिसीज से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, जीनोम निकाल देते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ किस लायक छोड़ते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टिमुलेशन का काम करे, सिर्फ और सिर्फ हमारे एंटीबॉडीज को, ये एक एंटीजन का काम करे, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो किस चीज के लिए स्टिमुलेट हो जाएगी, हमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक स्टिमुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस थी आपकी वैक्सीनेशन की, जो शायद मैंने पहले भी बताई हुई है आप लोगों को, कि आगे भी बताया जाएगा जब आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी बताई जाएगी तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिप्थीरिया के जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें हम हॉर्स को बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं। क्वांटिटी देने के बाद जब ये इसके लिए इम्यूनाइज हो जाता है, इस बैक्टीरियाज के लिए हम क्या हो जाता है, इम्यूनाइज हो जाता है, मतलब फिर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस पर। फिर हम इसमें से ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें जो इसका ब्लड है, ब्लड में से हमें क्या मिल जाता है, सीरम, जिसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं, ब्लड सीरम के नाम से, है ना। और सारे एंटीबॉडीज किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके सीरम में। ये यहाँ तक तो मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में भी बताया था, है ना, कि आपके जितने भी एंटीबॉडीज है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सीरम में। तो हमने हॉर्स में से सीरम ले लिया सेंट्रीफ्यूज के थ्रू। ठीक है, तो जैसे ये हमने सीरम ले लेते हैं, वैसे ही वो डीपीटी के थ्रू वो उसमें हम लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को सेकेंड ईयर डिप्थीरिया के बारे में? किसी को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड, देन पूछ सकते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो आपकी अब नेक्स्ट डिसीज है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में सभी जानते हैं जनरली, हेपेटाइटिस बी के नाम से आप लोगों ने जनरली सुना होगा। लेकिन ये डिसीज जो है हेपेटाइटिस, ये आपकी कई टाइप से फैलती है। इट मीन्स टाइप्स ऑफ ठीक है, हेपेटाइटिस। इसमें जनरली होता क्या है, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके ए, बी, सी, डी, ई एंड जी, इसके टोटल 6 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके? टोटल 6 टाइप्स होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो आपका हेपेटाइटिस फैलता है वायरस से।
ठीक है, किसके थ्रू फैलता है? ये एक वायरस से फैलता है। तो इनके जो वायरस होते हैं, इट मीन्स इनके जो पैथोजेंस हैं वो हो जाते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। सभी को क्लियर है यहाँ तक? हेपेटाइटिस, ठीक है, कि ये एक वायरस के थ्रू फैलता है आपका हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस फैलने के लिए भी जो आपके जो पैथोजेंस हैं, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ए बी सी डी ई एंड जी, ठीक है, और ये वायरस के थ्रू फैलने के लिए इनके पैथोजेंस कौन से हो जाते हैं? हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी डी ई, ठीक है, क्लियर होगा? इस तरीके से आपके ये पैथोजेंस हो जाते हैं। पैथोजन होने के बाद, हाँ, ओह सॉरी, जी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सभी को? अब चले, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके हेपेटाइटिस की, ठीक है, तो इसमें से जो मेन होते हैं वो होते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू फैलने वाला हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू फैलने वाला हेपेटाइटिस, ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी लिखा हुआ। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो आपके मेन है हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होने वाले हेपेटाइटिस में, ठीक है, तो ये दोनों में बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस रहता है। इससे हम नॉर्मली जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। सेकेंड ईयर जरा रीजन कीजिएगा प्लीज।